हेलो एवरीवन। यदि आप किसी से मिलते हैं और आप उससे सामने वाले से अगर ये पूछे कि आज क्या करना है, तो कई सारे लोगों को आपने सुना होगा कि यार आज का कोई प्लान नहीं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जिनके पास शायद समय नहीं होता है, वो आपको एक हफ्ते 10 दिन या महीनों का यहाँ पर गोल बता देंगे कि यार मुझे तब तब ये काम करने हैं। अर्थात दो तरीके के इंसान होते हैं। एक जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता, जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता है और वो देखा जाए अपनी लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाते हैं। दूसरे उस तरीके के भी व्यक्ति होते हैं जो यहाँ पर आपके छोटे छोटे गोल को सेट करते हुए अपने बड़े गोल को भी अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये कुछ ऐसा ही है, जहाँ पर आपको जो एक बड़ा गोल है कि हमें सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करना है, MPPSC का एग्जाम क्रैक करना है, UPSC का एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको छोटे छोटे गोल सेट करने चाहिए। उन छोटे छोटे गोल्स में क्या है कि आपको सबसे पहले अपने बेसिक क्लियर होने चाहिए। बेसिक भी क्या है? बेसिक है कि आपको सबसे पहले आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, आपका सिलेबस क्या है, आपको किस तरीके की डिमांड इस एग्जाम की है, उसके अकॉर्डिंग बुक्स कैसी हैं, आपको तैयारी करने के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। और अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर अच्छे से पता है, इनके बारे में यहाँ पर आपने रिसर्च कर ली है, स्टडी कर लिया है, इन्हें देख लिया है, समझ लिया है, तो फिर आपको अपने छोटे से लक्ष्य को फिर अगले स्टेप पर लेकर जाना है, तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको प्लान बनाना है, स्ट्रेटजी बनानी है, फिर उसको रिवाइज करना है, पढ़ाई करना है, फिर एग्जाम देना है और एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को क्लियर करके इस एग्जाम को यहाँ पर क्रैक करना है और सक्सेसफुल बनना है। इस कड़ी में आप सभी को हम यहां पर सही तरीके से गाइड करने के लिए, आपके MPPSC एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आपके स्टेट की हाईएस्ट लेवल के एग्जाम के हाईएस्ट पोस्ट को अचीव करने के लिए मैं आप सभी के साथ यहां पर बेसिक चीजों के साथ शुरू करने जा रहा हूं, जहां पर हम इस एग्जाम के सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे, स्ट्रेटेजाइज कराएंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर इसके साथ साथ आपको स्टडी करना है, पढ़ना कैसे, ये सारी चीज़ें आपको आज़ाद MPPSC एकेडमी में कंप्लीट कराई जाएंगी। साथ ही आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम MPPSC का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझने वाले हैं। साथ ही ये जो बच्चे MPPSC एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर आपको जीरो से यहाँ पर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तक की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर लगातार चैनल के साथ सब्सक्राइब करना है, उसके साथ जुड़े भी रहना है और आज़ाद एकेडमी ऐप के साथ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे आपको गाइड किया जाता रहेगा। सारे अध्यापक यहाँ पर आपके साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम यहाँ पे समझते हैं कि MPPSC का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस कैसा है। देखिए यहाँ पर हर साल नोटिफिकेशन आता है, ये नोटिफिकेशन में आपको एग्जाम सिलेबस कैसा है इसके बारे में आपको जानकारी होती है। जो बच्चे यहाँ पर आपके पास नहीं है वो यहाँ पर सिलेबस हमसे प्राप्त भी कर सकते हैं, अन्यथा आपको MPPSC की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। अब अगर हम MPPSC का, क्योंकि सिलेबस चेंज भी हुआ था और उसके बाद से यहाँ पर इसके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को लेकर के प्रक्रियाएं भी अलग हुई हैं। जो बच्चे पहले देख चुके हैं उनके लिए नहीं, लेकिन उनको ये समझना जरूरी है कि आपके सिलेबस में डिटेलिंग क्या है, पॉइंट्स क्या है, उनके हिसाब से तैयारी कैसे करनी है। जो बच्चे नए हैं उनको एग्जाम पैटर्न भी समझना है और सिलेबस भी समझना है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि देखिए इस परीक्षा को लेकर के एग्जाम पैटर्न यहाँ पर आपको कैसा है, तो देखिए यहाँ पे 3 चरणों में ये परीक्षा होती है। 3 चरणों में अगर हम देखें, जो पहला चरण यहाँ पर आपके एग्जाम का है वो होता है प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा और सबसे बाद में यहाँ पे आपको साक्षात्कार होता है। प्रारंभिक परीक्षा जिसे हम राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा होती है, ये किस तरीके की परीक्षा है? ये ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसके A, B, C, D 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक टिक करना है और ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं। दूसरा यहां पर आपको देखें राज्य सेवा की मुख्य परीक्षा होती है, यानी कि यहां पर आपको लिखना होता है। एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, उसको आपको डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में डिटेल से लिखना है, जो आपको हो सकता है 10 शब्दों का, 20 शब्दों का, 50 शब्दों का, 100 शब्दों का भी आपको लिखना पड़ सकता है। वो अलग अलग क्वेश्चन की प्रकृति के आधार पर। और जब आप यहाँ पे राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य परीक्षा के बाद आपको जिन बच्चों का चयन हो जाता है उनको हम मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू देते हैं। और इंटरव्यू में भी जो अभ्यर्थी यहाँ पे सफल हो जाते हैं उनको अगर हम देखें तो मेंस और इंटरव्यू इन दोनों ही के अंक जोड़ करके एक फाइनल आपको एक मेरिट बनती है। और इस मेरिट के आधार पे जितनी भी पोस्ट हैं, लाइक मान लीजिए अगर 68 पोस्ट हैं तो 1 से लेकर के 68 लोगों को यहाँ पर चयनित कर लिया जाएगा, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बाकी जो परीक्षा के संदर्भ में अब बात करें, ये तो आपको पैटर्न है।
अब इस पैटर्न के लिहाज से यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा में कितने पेपर होते हैं, मुख्य परीक्षा में कितने पेपर होते हैं, कितने कितने अंकों के होते हैं, कितने नंबर लाना जरूरी है और साथ ही इनका सिलेबस क्या है, अर्थात इन पेपर्स में हमें पढ़ के क्या जाना है। अब इसको समझते हैं। तो दूसरे चरण में देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा को अगर देखें, प्रारंभिक परीक्षा में आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। प्रथम जो प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। सामान्य अध्ययन का पेपर देखिए यहाँ पे 2 घंटे का रहेगा, 200 अंकों का होता है। दूसरा जो प्रश्न पत्र यहाँ पर होता है वो सामान्य अभिरुचि परीक्षण का होता है, ये भी 2 घंटे का है, ये भी 200 अंकों का यहाँ पर आपको पेपर होता है। और इस परीक्षा को अगर हम देखें केवल एक पात्रता परीक्षा होती है, यानी कि जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तभी आप मेंस दे सकते हैं। जो अभ्यर्थी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, मेरिट के आधार पे एक मेरिट आपको इसमें भी आपको जारी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको जो मेरिट बनती है उसके अंक जो होते हैं, नंबर जो होते हैं, वो आपको मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू के साथ नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक क्वालिफाइंग नेचर के एक तरीके आपको इनको इतने नंबर लेकर आने हैं कि जो कट ऑफ के अंतर्गत आप उसे क्वालिफाई कर जाए। अब यहाँ पर देखिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट के तौर पे है और अंतिम चयन सूची मुख्य परीक्षा और साक्षात के आधार पे चयनित अभ्यर्थियों का यानी एक तरीके से आपको चयन किया जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें प्रत्येक जो प्रश्न पत्र है 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, चाहे वो सामान्य अध्ययन का हो और चाहे वहां पर आपको देखा जाए CSAT का पेपर हो। 100 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन जो होंगे 2 अंकों का होगा। इस तरीके के 200 अंकों का ये पेपर होता है, 2 घंटे के समय में यहाँ पर आपको करना है। इसके साथ यहाँ पे माध्यम जो है जो पेपर का रहता है उसमें आपको क्वेश्चन जो दिए हैं वो हिंदी माध्यम में भी दिए रहते हैं और अंग्रेजी माध्यम में। अगर आपको अंग्रेजी के शब्द नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में देख लीजिए, हिंदी का कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है अंग्रेजी में देख लीजिए और पढ़ के समझ के उसके हिसाब से यहाँ पर आपको उत्तर देने होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में यहाँ पे जो मॉडल होती है क्वालिफाई करने के बाद आपको एक उत्तर कुंजी जारी की जाती है, उसको मिलान कर सकते हैं और फाइनली वहां पर आपको एक मेरिट आती है। कोई समस्या है तो उसकी आपत्तियां भी आप इत्यादि दर्ज करा सकते हैं और इसके बाद फिर आपको शुरू हो जाता है आपका अगला चरण। मुख्य परीक्षा के संदर्भ में भी आपको कुछ ऐसी ही जानकारी यहाँ पर आपको बाकी दी रहती हैं और मुख्य परीक्षा के लिए करीब आपको मान के चलिए जितनी भी पोस्ट आई होती हैं उसके 20 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन या कट ऑफ यहाँ पे निकल कर आता है, उनको मेंस लिखने का यहाँ पर आपको मौका मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आप देखें 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है मुख्य परीक्षा देने के लिए और साथ ही यहाँ पे करीब आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम यहाँ पे आपको 40% अंक भी प्राप्त करने होंगे, अन्यथा की स्थिति में आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। कमजोर वर्गों के संदर्भ में, पिछड़ा वर्गों के संदर्भ में यहाँ पर इसे 30% यहाँ पर रखा गया है, SC ST इत्यादि वर्गों के संदर्भ में यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए राज्य सेवा की द्वितीय प्रश्न पत्र भी यहाँ पर एक अहरकारी तरीके की होती है और यहाँ पर भी एक न्यूनतम अंक यहाँ पर आपको प्राप्त करना होगा और द्वितीय प्रश्न पत्र अंकों को प्रारंभिक परीक्षा परिणाम हेतु गुणानुक्रम निर्धारण में शामिल भी नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये कट ऑफ या मेरिट भी यहाँ पर इसकी नहीं बनती है। राज्य वन सेवा की भी प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम जो होता है एक समान यहाँ पर रहता है और इसकी भी मेरिट सूची जो होती है प्रथम दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों के आधार पर जोड़कर बनाया जाता है। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें समझ में आता है, देखिए पैटर्न तो आपने समझ लिया, लेकिन पैटर्न के साथ साथ आपको सिलेबस कैसा है ये पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न पता है, मुख्य परीक्षा का पैटर्न पता है, कितने पेपर होते हैं, लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछ लूं कि भाई पेपर में पढ़ के क्या जाना है, ठीक है, तो आपको मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से विषय पढ़ के जाने और उस विषय में भी देखिए कई सारे टॉपिक्स होते हैं। उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको यहाँ पर क्या कौन कौन सा, जैसे इतिहास ही पढ़ना है, इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो वो भी आपको कैसे पता चलता है सिलेबस से। तो MPPSC के अगर हम प्राथमिक जो या प्रारंभिक जो परीक्षा है उसका जो पेपर 1 यहाँ पर आपको देखें प्रथम प्रश्न पत्र है वो सामान्य हिंदी का होता है। सामान्य हिंदी में जो पहला विषय जो आपको पढ़ के जाना है, देखिए एक विषय आपको आता है भारत का इतिहास पूछा जाएगा। अब भारत के इतिहास में भी आपको देखा जाए तो जैसे कि संकल्पनाएं एवं विचार पूछे जाएंगे, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास की ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष के वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, दर्शन, पुरुषार्थ, इस तरह की जो जानकारी है, स्मृतियां हैं, सभा समितियां हैं, गणतंत्र है, वर्णाश्रम है, ऋण संस्कार हैं, पंच महायज्ञ हैं, यज्ञ कर्म सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर, जैसे यहाँ पे चीजों के बारे में जानकारी होना। दूसरी तरफ प्राचीन और मध्यकालीन भारत से संदर्भित जो इतिहास है उसकी विशेषताएं, घटनाएं और उनके प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं भी आपको पढ़नी है।
इसके साथ साथ जब आप भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो उसकी विरासत, कला एवं संस्कृति को भी पढ़ना जरूरी है, साहित्यों को पढ़ना जरूरी है, कौन से प्रमुख पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आधुनिक भारत में देखें तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के भारत में किस तरीके के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन डेवलप हुए उनके बारे में पढ़ना, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इससे जुड़ी हुई घटनाक्रम को आपको पता होना चाहिए। और उसके पश्चात जब भारत स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्रता के समय से लेकर के आगे आने वाले समय में जो एक विभाजन होता है, फिर एकीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है और उससे जुड़ी जो प्रमुख घटनाएं होती हैं वो आपको इसमें पढ़ना है। जब आप भारत के इतिहास के साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा में आपको मध्य प्रदेश का इतिहास भी पता होना चाहिए। और जैसे ही आप यहाँ पर भी देखें, मध्य प्रदेश के इतिहास में भी हम देखें तो इतिहास, मध्य प्रदेश के इतिहास की घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन जो मध्य प्रदेश में संबंधित यहाँ पे क्षेत्र में हुए, कौन कौन से लोग जुड़े थे, व्यक्तित्व कौन से थे, कौन से आपके कथानक जुड़े हुए हैं, कला और स्थापत्य कला मध्य प्रदेश की, जनजातियां, बोलियां, त्योहार, लोक संगीत, कलाएं, साहित्यकार कृतियां, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातत्व स्थल, विश्व धरोहर स्थल और प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, ये आपको मध्य प्रदेश का ये सारे टॉपिक यहाँ पर इतिहास से संदर्भित हैं और ये आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि भारत का भूगोल। भारत का भूगोल अगर हम देखें तो इसमें आपको कई सारे विषय इसमें शामिल हैं, जिसमें जैसे कि पर्वत, पहाड़ियां, पठार, नदियां, झीलें, कई सारी जलवायु घटनाएं और कॉन्सेप्ट जैसे कि अल नीनो क्या है, ला नीना क्या होता है, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम, और प्राकृतिक संसाधन जैसे कि वन क्या है, खनिज, जल संसाधन कहाँ हैं, कितनी मात्रा में है, उनकी प्रचुरता कैसी है, प्रमुख फसलें कौन सी हैं, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति, इनके बारे में, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में, प्राकृतिक खतरे और आपदाएं जो हैं भारत और चक्रवात इत्यादि को लेकर, और साथ ही साथ जनसंख्या, वितरण, घनत्व, ग्रामीण और नगरीय प्रवासन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहाँ पे आप देखें तो भारत के भूगोल के साथ साथ मध्य प्रदेश का भूगोल भी आपसे पूछा जाएगा। और मध्य प्रदेश के भूगोल को लेकर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, वन है, वनोपज है, नदियां हैं, पहाड़ियां हैं, पठार हैं, जलवायु में ऋतुएं, तापमान और वर्षा है, प्राकृतिक संसाधन में मिट्टियां, प्रमुख खनिज संसाधन हैं, फसलों में देखें तो जल संसाधन, सिंचाई परियोजनाएं हैं, ऊर्जा के पारंपरिक, गैर पारंपरिक स्रोत हैं, प्रमुख उद्योग हैं, और वृद्धि, वितरण, घनत्व और नगरीकरण। अर्थात कि जो चीज़ आप मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं वो ज्योग्राफी से रिलेटेड ये सारे टॉपिक आपको न सिर्फ भारत और विश्व के स्तर पर पता होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के बारे में भी उन्हीं टॉपिक्स को कवर करना है। इसके बाद आ जाता है भारत और मध्य प्रदेश की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो भी पढ़नी है, जिसमें संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद से संबंधित यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राजनीति निर्देशक तत्व और प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं, आयोग, इसके बारे में भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था अर्थात विधान परिषद, विधानसभा, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है, मध्य प्रदेश में सुशासन और शासन व्यवस्था को लेकर किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं ये पता होना चाहिए। इसके बाद मध्य प्रदेश एवं भारत की यहाँ पे अर्थव्यवस्था के बारे में भी आपको प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ के जाना है, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, सतत विकास को लेकर के कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की वहां पर देखा है मध्य प्रदेश में विकास की प्रगति कैसे चल रही है, मध्य प्रदेश के कृषि उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना का विकास, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों को बढ़ावा देने संबंधी प्रयास, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो नवीन प्रवृत्तियां हैं जैसे कि कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र, वित्तीय संस्थाएं जो इसके अंतर्गत आती हैं, रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, और भारत की विदेशी व्यापार नीतियां, G20, सार्क और एशियान से संबंधित यहाँ पे जानकारी। अगला जो यहाँ पे यूनिट आता है यूनिट 7, जिसमें विज्ञान पर्यावरण को लेकर के आपसे क्वेश्चन हो सकता है, स्वास्थ्य को लेकर के आपसे रिलेटेड टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। जैसे कि अगर हम देखें जैसे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह, अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित भारत की प्रमुख यहाँ पर उपलब्धियां,
मानव शरीर संरचना, इसमें पोषण, आहार, पोषक तत्व, कुपोषण, आनुवंशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण प्रभाव निदान कार्यक्रम, भारत सरकार की स्वास्थ्य नीति एवं उससे संबंधित कार्यक्रम, संक्रामक रोग कौन कौन से हैं, उनकी रोकथाम संबंधी क्या प्रयास किए जाते हैं, सतत विकास की अवधारणा, एसडीजी गोल्स, पर्यावरणीय कारक, परिस्थिति तंत्र, जैव विविधता, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, जैसे यहाँ पर यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 पूछा जाएगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, यानी कि यहाँ पे करंट अफेयर आपको 3 स्तर पे पढ़ना है। इसके बाद सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भी आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर की नॉलेज होना, इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित नॉलेज होना, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, साइबर क्राइम के बारे में पता होना, ई गवर्नेंस, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स और उनसे संबंधित जानकारी। इसके बाद आता है देखिए मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं, विरासत स्थल है, लोक संस्कृति है, उसके बारे में भी यहाँ पर आपको साहित्य इत्यादि के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, उनका भौगोलिक विस्तार कहाँ पर है, उनके संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां हैं, पिछड़ी जनजातियां, घुमंतू जनजातियों के कल्याण को लेकर सरकार के द्वारा चाहे राज्य स्तर पे हो, केंद्र स्तर पे कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, बोली और साहित्य भी आपको पढ़ना है। इसी तरह मध्य प्रदेश की जनजातियों के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, उनसे संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन और जनजातीय व्यक्तित्व पढ़ के जाना है। और मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक साहित्य के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे मध्य प्रदेश को लेकर के आपके जो प्रारंभिक परीक्षा में जीएस पेपर 1 है, उसमें आपको 10 यूनिट आपको पढ़ के जानी है। वो राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं और साथ ही साथ आपको मध्य प्रदेश के स्तर पर भी हैं। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें, अगला जो यहाँ पे आता है पेपर 2 में अगर हम देखें तो आपको सीसैट का एक तरीके से आप पेपर कह सकते हैं। इसके सिलेबस में देखें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। सामान्य अभिरुचि परीक्षण, और इस पेपर में आपको बोधगम्यता, जीवन शैली प्रतिबल, संचार कौशल, तार्किक कौशल, विश्लेषण क्षमता, निर्णय लेना, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यन, विस्तार, 10वीं कक्षा के स्तर तक की जानकारी, आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफिका, तालिका इत्यादि के बारे में यहां पर आपको पढ़ना है। इसके अलावा हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल, कंप्रिहेंशन इत्यादि के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा और हिंदी भाषा के उदाहरणों के माध्यम से अंग्रेजी अनुवाद भी यहाँ पर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे यहाँ पे। तो ये सारी जो जानकारी देखिए, हिंदी की सिर्फ परीक्षा जिसमें अंग्रेजी का प्रोस्पेक्टिव नहीं दिया होगा, बाकी सारी चीज़ों के इंग्लिश माध्यम में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया, ठीक है। प्रीलिम्स में आपको ये सारी चीज़ें, यही चीज़ आपको इंग्लिश में भी दी है, जो बच्चे इंग्लिश में यहाँ पे देखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी वो सारी जानकारी आपको दी है, सारे यूनिट यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 की जानकारी हमने यहाँ पर देख ली। इसके बाद देखिए आता है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में देखिए 2 पेपर नहीं होते हैं। मुख्य परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर आप टोटल 6 पेपर आपको कंडक्ट कराए जाएंगे और ये 6 पेपर में टोटल कितना होता है वो हम यहाँ पर आपको जानकारी आपको देते हैं, ठीक है। सभी चीजों को एक एक करके देख लीजिए। सबसे पहले पैटर्न समझते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे आपका सिलेबस समझेंगे। पैटर्न में अगर हम नजर डालें तो मध्य प्रदेश की जो मुख्य परीक्षा है एमपीपीएससी, इसमें 6 वर्णनात्मक प्रश्न पत्र होंगे। सभी प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको करने अनिवार्य है। अब यहाँ पे देखिए, जो सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र है, इसमें आपको 2, हर सब्जेक्ट में एक चीज ध्यान रखिएगा, 6 प्रश्न पत्र हैं और हर प्रश्न पत्र में 2 यूनिट दी गई हैं। एक तरीके से 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं। जैसे कि पहला देखिए, पहला इतिहास है और दूसरा भूगोल, यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र में 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ के जाने हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। यहाँ पे देखिए टोटल आपको दोनों ही यहाँ पर 150 3 घंटे का यहाँ पर आपको समय रहेगा और प्रश्न पत्र का जो माध्यम रहेगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। इसी तरीके से सामान्य अध्ययन के संदर्भ में दूसरा जो प्रश्न पत्र है पेपर 2, जीएस पेपर 2 में आपको राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र पढ़ के जाना है। ये भी देखा जाए 150 का पूर्णांक होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा और हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा। तृतीय जो प्रश्न पत्र है ये भी यहाँ पे 2 पेपर पढ़ के जाने हैं। पहला जो यूनिट रहेगा, आधे जो क्वेश्चन आएंगे वो अर्थशास्त्र से होंगे। दूसरा जो सब्जेक्ट इसमें है विज्ञान, तकनीकी, जनस्वास्थ्य, 150 अंकों का और 3 घंटे में हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में दिया जाएगा। इसके बाद
सामान्य अध्ययन का जो चौथा यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र है, यहाँ पे आप देखें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, केस स्टडी, उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास और केस स्टडी यहाँ पर आपको दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी 150 अंकों के होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में दिया जाएगा। उसके बाद जो पांचवा यहाँ पर आपको छठा 2 प्रश्न पत्र हैं। पांचवा जो प्रश्न पत्र होगा सामान्य हिंदी व्याकरण का है जो 200 अंकों का है। छठा प्रश्न पत्र हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का है जो कि 100 अंकों का है। और इस तरीके से टोटल 6 पेपर होंगे। 6 पेपर को मिलाकर के 1500 अंकों का ये पेपर होगा। यहाँ पे देखिए जो सामान्य प्रथम प्रश्न पत्र है, पंचम प्रश्न पत्र है वो 2 घंटे का है, जबकि छठा जो प्रश्न पत्र होगा वो 2.5 घंटे का होगा। और ये दोनों यहाँ पे देखा जाए सिर्फ यहाँ पे हिंदी में आपको दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपको साक्षात्कार देखें, इंटरव्यू जो होगा 185 अंकों का हो जाएगा और टोटल जो आपकी मेरिट आपको बनेगी वो 1685 अंकों के आधार पे आपको मेरिट बनेगी। जो जितना ज्यादा यहाँ पे नंबर लेकर आएगा उसमें कट ऑफ निकल के फाइनली बच्चों को यहाँ पर आपको MPPSC के यहाँ पे पोस्ट आवंटन होते हैं, क्वालिफाई आपका मेरिट में नाम आता है और आप यहाँ पे इसे क्वालिफाई कर जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब इसी के अकॉर्डिंग हर एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या, शब्दों के जो आप आंसर लिखेंगे कितने शब्द के लिखेंगे और हर क्वेश्चन कितने अंकों का होगा ये भी बताया गया है। इसमें अगर हम देखें, देखिए सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र, इनमें यहां पे देखिए और आबा अभ्यर्थियों के द्वारा केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उत्तर लिखे जा सकेंगे। और तीनों प्रश्न पत्रों खंड आ और खंड बा में पूर्णांकों का वर्गीकरण इस तरीके से होगा, यानी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय जीएस के पेपर में आपको 15 क्वेश्चन जो होंगे अति लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे, 2 लघु उत्तरीय 10 क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय यहां पर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी हर प्रश्न पत्र में यहां पर 30 क्वेश्चन आपको आएंगे। हर क्वेश्चन को लेकर अंक कितने मिलेंगे? जो अति लघु उत्तरीय हैं वो आपके 2-2 नंबर के हैं और 20 शब्दों में यहां पर आपको लिखना है और टोटल यहां पर इनको मिलाकर के 30 अंक का ये क्वेश्चन रहेंगे। यानी 15 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के 2 नंबर, 20 शब्दों में इन्हें लिखना है, टोटल यहाँ पे 30 नंबर आएंगे। इसके बाद जो बाकी के लघु उत्तरीय 10 प्रश्न हैं, इन 10 प्रश्नों के जो है 7-7 अंक आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, आई थिंक 6 दिए जाएंगे। और ये यहाँ पर आपको देखा जाए आपको 60 अंकों का होगा और यहाँ पे आपको जो पूर्णांक हो जाएगा वो यहाँ पर आपको 70 नंबरों का यहाँ पर हो जाएगा। 60 शब्दों में यहाँ पर आपको लिखना है। तीसरा यहाँ पर आपको देखा जाए दीर्घ उत्तरीय हैं, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10-10 नंबर के यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको अधिकतम जो है 200 शब्दों में आपको लिखना है। टोटल यहाँ पे देखा जाए आपको पूर्णांक 50 अंकों का हो जाएगा। और इस तरीके से आपको 150 अंक यहाँ पर आपको एक पार्ट का होगा, दूसरे पार्ट में भी ऐसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो आपको इस तरीके से 150 अंक यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब चलिए बात करते हैं, ये तो आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रश्न पत्र को लेकर हो गया। इसी तरीके से देखिए जो चतुर्थ प्रश्न पत्र आपसे होगा जिसमें केस स्टडी, उद्यमिता इत्यादि को लेकर उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी यहाँ पे देखिए प्रत्येक खंड आ और बा में पूर्णांकों का वर्गीकरण कैसे दिया गया है। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और केस स्टडी दी जाएगी। अति लघु उत्तरीय के यहाँ पे 16 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 2 अंक हैं, 20 शब्दों में लिखना है, 32 नंबर आपको इससे मिलेंगे। फिर लघु उत्तरीय यहाँ पर आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7-7 अंकों के होंगे, 60 शब्दों में लिखने हैं, 56 नंबर इसमें मिल जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय में देखें तो प्रश्नों की संख्या आपसे 4 पूछी जाएगी, 11 यहां पर आपको अंक मिलेंगे, 200 यहां पर देखा जाए आपको अधिकतम जो शब्द की संख्या है और 44 नंबर यहां पर आपको पूर्णांक। और केस स्टडी जो होगी आपसे 1 पूछी जाएगी जो 18 नंबर की होगी और यहाँ पे अथवा निर्देशित जैसे भी वहां पे लिखा होगा 18 अंक यहाँ पर इसके मिलेंगे और इस तरीके से 150 अंक यहाँ पर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये चौथा पेपर होगा। इसके बाद पांचवा और जो छठा पेपर आपको दिया गया है, ठीक है, यहां पर आप देखें पंचम और छठा जो प्रश्न पत्र है हिंदी व्याकरण केवल हिंदी माध्यम में होगा, 200 अंकों का पेपर होगा और प्रश्न पत्र का जो समय होगा वो 2 घंटे का होगा। वहीं छठा जो हिंदी निबंध प्रारूप लेखन है ये भी केवल हिंदी में होंगे और प्रश्न के विवरण आपको ऐसे होंगे। दोनों ही पेपर सिर्फ हिंदी में होंगे, बाकी के जीएस के पेपर आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध होंगे, लेकिन छठे और 5वें पेपर आपको सिर्फ हिंदी में उपलब्ध कराए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जो प्रथम और द्वितीय आपको निबंध हैं इसमें आपको एक यहाँ पे प्रश्नों की संख्या होगी। एक को 1000 शब्दों में लिखना है, एक को 500 शब्दों में लिखना है, 50 का पूर्णांक होगा, 20 का पूर्णांक होगा।
इसी तरीके से प्रारूप लेखन एक पूछा जाएगा जो कि आपको 500 शब्दों में यहाँ पे लिखना है, इसके 15 नंबर मिलेंगे। और प्रतिवेदन एक आपसे पूछा जाएगा जो 250 अंकों का होगा, यहाँ पे इसके भी 15 नंबर मिलेंगे। टोटल यहाँ पे ये 100 नंबर का पेपर होगा जो कि आपको 2.5 घंटे में आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, आपको जो किसी भी प्रश्न के उप प्रश्न जो भी हैं सारी जानकारी है यहाँ पे देखिए कहा गया है कि खंड और बात दोनों को मिलाकर ही आप मुख्य परीक्षा में यहाँ पर उत्तर लेखन करेंगे। और किसी भी संदर्भ जो पेपर आपको दिया जाएगा, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम यहाँ पे 40% अंक आपको हर एक कैटेगरी में यहाँ पे प्राप्त करनी है। और महिलाओं के संदर्भ में भी यहाँ पे 40% अंक आपको प्राप्त करना है। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर ये 30% अंक होंगे। और राज्य सेवा के मुख्य परीक्षा साक्षात्कार हेतु पदों का श्रेणीवार प्रवर्गवार 3 गुना समान अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। यानी कि 3 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करके वहां पर इंटरव्यू देने को मिलेगा। जो भी पोस्ट यहाँ पे जितने भी लोग क्वालिफाई करके हैं उसके पोस्ट के 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। चलिए, ये हो गया आपका पैटर्न। अब आता है कि भाई सिलेबस क्या है। चलिए, पैटर्न आपने प्री का देखा, फिर प्री का आपने सिलेबस समझ लिया, क्या कितने अंक मिलेंगे, फिर मेंस का हमने पैटर्न देखा, उसके अकॉर्डिंग पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आएंगे या कितने क्वेश्चन किस किस तरीके के पूछे हैं, कितने अंक होंगे, टोटल यहाँ पे कैसे करना है। अब बात आती है कि देखिए हमें पढ़ना क्या है। पैटर्न तो आपको पता चल गया। अब समझ में आता है कि भैया पैटर्न जो है 6 पेपर का, इन 6 पेपर में हमें पढ़ना क्या है। सब्जेक्ट तो चलो हमको पता हो गया कि भाई पहले पेपर पढ़ के जाना है, इतिहास भूगोल पढ़ के जाना है, लेकिन इतिहास भूगोल का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस वही है जो कि प्रीलिम्स में आपसे पूछा गया है, ठीक है। उसी सिलेबस को यहाँ पर उन्होंने यूनिट वाइज यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। जैसे कि प्रथम प्रश्न में जो सामान्य अध्ययन का है, इसमें आप देखें इतिहास है। इतिहास को देखिए पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहली जो यूनिट यहाँ पर आपको इतिहास से रिलेटेड है उसमें आपको भारतीय इतिहास, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक का पढ़ना है। 11वीं से 18वीं शताब्दी तक के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विरासत को पढ़ना है। सल्तनत और मुगल प्रशासन के बारे में, उनके प्रशासन और मध्यकालीन संस्कृति पढ़नी है। यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक व्यवस्था, कला, संस्कृति सब पढ़ना है। इकाई 2 को अगर हम देखें तो इसमें प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, गर्द भिल्ल वंश, नागवंश, औलिंकर, परिव्राजक, राजवंश, उच्च कल्पवंश, गुर्जर, प्रतिहार, कलचुरी, चंदेल, परमार, तोमर, गोंड वंश और कच्छप घात वंश यहाँ पर आपको पढ़ना है। यानी कि पहला जो यूनिट है वो भारत के इतिहास से संबंधित है, वहीं दूसरा जो यूनिट है ये आपको मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है। और वो भी यहाँ पे देखें तो ये आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत से संबंधित है। इसके बाद यूनिट 3 और 4 को यहाँ पे देखिए। यूनिट 3 को अगर हम देखें तो इसमें जानकारी जो दी गई है ब्रिटिश शासन के समय यहाँ पर देखा है, जो मतलब कह सकते हैं आप आधुनिक भारत के इतिहास को यहाँ पर पढ़ना शुरू हो जाता है। उस समय की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था, ब्रिटिश उपनिवेश के कारण जो भारतीयों के प्रतिक्रिया, कृषक समाज जो विद्रोह हुए, स्वतंत्रता आंदोलन हुए, स्वतंत्रता संग्राम हुए, भारतीय पुनर्जागरण हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन हुए, उसके नेतृत्व करता हुए और मध्य देश के स्वतंत्रता आंदोलन हुए, वो सारी चीज़ें हमें यूनिट 3 में पढ़नी है। यूनिट 4 में फिर क्या पढ़ना है? यूनिट 4 में हम देखें तो यहाँ पर आपको गणतंत्र के रूप में भारत का उदय पढ़ना है। इसमें राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश राज्य के गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह भारतीय सांस्कृतिक विरासत, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व, वास्तुकला और मध्य प्रदेश के विरासत, धरोहर स्थल और पर्यटन के बारे में आपको इकाई 4 में पढ़ना है। तो यानी पहली 4 यूनिट यहाँ पे इतिहास, कला, संस्कृत से संबंधित हैं। 5वीं यूनिट भी देखें तो आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासत, गोंडवाना, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल रियासत और स्वतंत्रता प्राप्ति तक की घटनाएं पढ़नी है। इसके बाद मध्य प्रदेश की जनजातीय जो नायक रहे हैं, नेतृत्वकर्ता रहे हैं, जिनका इतिहास में यहाँ पे प्रमुख योगदान रहा है, जैसे रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, भीमाजी नायक, खानजी नायक, टंट्या भील, गंजन सिंह, कोरकू, बादल भोई, फोमा फाल्मिया इत्यादि के बारे में। तो ये हो गया आपका प्रथम प्रश्न पत्र के खंड आ में इतिहास की 5 यूनिट। फिर आते हैं यहाँ पर खंड बा, जिसमें हम भूगोल से रिलेटेड चीजों को पढ़ के जाएंगे। ये भी पहला ही प्रश्न पत्र है, ऐसा नहीं कि दूसरा है।
पहला ही जीएस के पेपर में 2 सब्जेक्ट पढ़ने, इतिहास का हमने देख लिया, भूगोल को देखिए। भूगोल में पहला जो यूनिट यहाँ पर आपको दिया गया है, ये भारत के भौतिक स्वरूप और जलवायु के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जिसमें भौगोलिक ज्ञान है, भू आकृतिक विभाग, हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, पहाड़ियाँ, नदियाँ, झीलें, मिट्टी, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, मानसून की उत्पत्ति, ऊपरी वायु संरचना, स्ट्रीम, जलवायु घटनाएं, अल नीनो, ला नीना, महासागर, दुर्ध्रुव, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन, ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। इकाई 2 और 3 में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी भारत के संदर्भ में ही पढ़ना है आपको, जिसमें कृषि और जल संसाधन के बारे में यूनिट 2 में पढ़ना है, जैसे कृषि, प्रमुख फसलें, सिंचाई, उससे संबंधित तकनीकी स्रोत, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, सतत कृषि की रणनीतियां और जल संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन, जल संचयन, जल संरक्षण की तकनीकें, नदियों को आपस में जोड़ना इत्यादि। इसके बाद इकाई जो 3 है, ये भारत में जो प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, उद्योग जो हैं उनसे संबंधित है, जैसे कि वन संसाधन, इनके प्रकार क्या हैं, इनके वितरण कहाँ पर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, प्रमुख खनिज क्या उनसे, उन ऊर्जा संसाधन के क्या स्रोत हैं, ऊर्जा संकट और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में, प्रमुख उद्योग, लोहा, इस्पात, सीमेंट, कागज, शक्कर इत्यादि के बारे में, और प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। इसके बाद चौथी जो यूनिट है, यहाँ पे आपदाएं और उससे संबंधित तकनीकों के बारे में पढ़ना है, जैसे कि भारत में जो कौन कौन से यहाँ पे देखा जाए प्राकृतिक खतरे हैं, आपदाएं कौन कौन सी हैं, जैसे भूकंप, सुनामी, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कोहरा, बादल फटना, तड़ित झंझा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसी तरीके से पर्यावरण प्रदूषण के भी कई कारण होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, साथ ही उनके रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन को लेकर के। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, संसाधनों पर प्रभाव क्या पड़ता है, ग्रामीण शहरी प्रवासन पढ़ना है, और भूगोल की उन्नत तकनीकें जैसे नई चीजें, सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली, भौगोलिक स्थिति निर्धारण प्रणाली, इनके प्रयोग, उपग्रहों के प्रकार इत्यादि। इसके बाद जो यूनिट 5 है, इसमें आपको मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में पढ़ना है। जैसे आप भारत के बारे में पढ़ते हैं, वैसे वही सारे टॉपिक आपको मध्य प्रदेश स्टेट ओरिएंटेड होकर भी पढ़ के जाने हैं। जैसे कि अगर हम देखें, इसमें प्रमुख जो भू आकृतिक भौगोलिक जो संरचना है मध्य प्रदेश की, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल श्रेणी, बघेलखंड पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां, उनकी सहायक नदियां, मध्य प्रदेश में जलवायु, तापमान, वर्षा, मध्य प्रदेश की मिट्टी, वितरण, मृदा अपर्दन, प्राकृतिक वनस्पति और वनों के प्रकार, सिंचाई, परियोजनाएं, फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, उद्योग, लघु उद्योग, एमएसएमई, कुटीर, जनसंख्या वृद्धि, वितरण। तो ओवरऑल अगर हम देखें, भारत और मध्य प्रदेश का एक मोटे तौर पे अगर आपको कहें तो ज्योग्राफी पढ़नी है, भारत और मध्य प्रदेश का यहाँ पर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, भारत और मध्य प्रदेश का यहाँ पे देखें तो आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, और ये आपको पेपर 1 में सिर्फ पढ़ के जाना है। इसके बाद पेपर 1 यहाँ पे खत्म हो गया। पेपर 1 खत्म होने के बाद आता है आपका पेपर 2। पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना है? पेपर 2 में अगर हम देखें तो संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें इतिहास और भूगोल के बाद जो पॉलिटी होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको करंट बेसिस भी इसमें पूछे जाते हैं। इकाई 1 में देखें, आपको भारतीय संविधान, वैचारिक तत्व और संघवाद के बारे में पढ़ना है। जैसे कि क्या क्या, भारतीय संविधान का निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा और प्रमुख संशोधन, इससे जुड़े हुए पहलू। वैचारिक तत्वों में उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के निजी तत्व, और संघवाद के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत और जनहित याचिका। उसके बाद आता है इकाई 2, जिसमें मुख्यतः हमें आयोग और संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। जैसे कि भारतीय निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नीति आयोग। और भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातीयता, भाषा, लिंग की भूमिका, राज्य में राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी, जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। इकाई 3 और 4 को अगर हम देखें तो यहाँ पर लोकतंत्र से संबंधित यानी कि शासन व्यवस्था संबंधित पहलू आ जाते हैं। जैसे कि लोकतंत्र की विशेषताएं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, समुदाय आधारित संगठन, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, मीडिया की भूमिका, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया, भारतीय राजनीतिक विचारक, इसमें एक देखिए टॉपिक यहाँ पर जोड़ा गया है, जैसे कि कौटिल्य,
देवी अहिल्याबाई होलकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और जयप्रकाश नारायण। इकाई 4 में देखें तो राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का निर्माण, मध्य प्रदेश का विभाजन, राज्यपाल नियुक्ति, शक्ति स्थिति, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, संगठन, कार्य एवं उनकी शक्तियां, मध्य प्रदेश की विधानसभा, संगठन, शक्तियां, अध्यक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, संगठन, क्षेत्राधिकार उनकी भूमिका, जवाबदेही प्राधिकार, प्रतिस्पर्धा आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, उपभोक्ता फोरम, बाल आयोग, केंद्रीय सत्ता आयोग, मानव अधिकार आयोग जैसे चीजों के बारे में पढ़ना है। और इकाई 5 के अंतर्गत हम देखें जिसमें मध्य प्रदेश का प्रशासन पढ़ना है। मध्य प्रदेश के प्रशासन के अंतर्गत क्या क्या पता होना चाहिए, जैसे कि सचिवालय, मुख्य सचिव, सचिव, आयुक्त, मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन और जिलाधीश की भूमिका। मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संगठन, शक्ति स्थानीय संगठन, शक्ति स्थानीय स्वशासन, वित्त नौकरशाही व्यवस्था, उनके महत्व को पढ़ना है। इसके बाद मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक परिदृश्य है, जैसे कि जनजातीय, पिछड़े, वंचित वर्ग का उत्थान और नक्सली समस्या से जुड़े मुद्दों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का क्या योगदान है और मध्य प्रदेश की राजनीति में समसामयिक जो मुद्दे हैं, करंट बेस्ड टॉपिक्स हैं, उनको भी आपको कवर करके जाना है। इसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र में तो दूसरा खंड आता है, वो है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में देखिए आपको समाजशास्त्र की एक आधारभूत अवधारणा जो है इकाई 1 के अंतर्गत उसको पढ़ना है, जैसे कि भारतीय समाज की संकल्पना, कुटुंब, परिवार, नातेदारी, वंश, गोत्र, परंपरा, फिर समुदाय, संस्था, संघ, संस्कृति, मानदंड और मूल्यों के बारे में। इसी तरह सामाजिक समरसता के तत्व, सभ्यता, संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति के विशेषताएं, इनके बारे में पता होना, इनके कॉन्सेप्चुअल चीजों का, और साथ ही साथ वर्तमान के घटनाक्रम का इनका जुड़ाव क्या है, परिवर्तन क्या रहे हैं। सामाजिक जो संस्थाएं हैं, जिसे परिवार क्या होता है, शिक्षा, धर्म, वर्ण, ऋण, यज्ञ, संस्कार, इनका क्या प्रयोग है, योगदान है। अनुष्ठान, विभिन्न संदर्भ, जाति व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, समाज, विवाह और धर्म संप्रदायों इत्यादि का प्रभाव पड़ना है। इसके बाद इकाई 2 जो है भारतीय समाज में जो विविधता और उससे संबंधित चुनौतियां हैं, जैसे कि भारतीय समाज की संकल्पना, भारत के लोग, विविधता में एकता, सांस्कृतिक विविधता, विविधता में क्षेत्रीयता, भाषाई, धार्मिक और जनजाति जो विविधता है, अपराध का बदलता परिदृश्य, नशीली दवाओं की लत, आत्महत्या, साइबर अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध और घरेलू हिंसा के पहलू। वर्तमान समय में भारत में परंपरा और आधुनिकता को हो रही बहस से संदर्भित मुद्दे, राष्ट्र निर्माण की समस्याएं, धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद और राष्ट्र निर्माण को लेकर इससे जुड़े हुए पहलुओं के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके बाद यूनिट 4 जो है ग्रामीण एवं नगरीय कह सकते हैं कि समाजशास्त्र को लेकर है, क्योंकि दोनों में ही एक अंतर आपको देखने को मिलता है। जैसे कि ग्रामीण समाज के अध्ययन, ग्रामीण शहरी अंतर, ग्रामीणवाद और नगरवाद को समझना कि दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। इसके बाद किसान अध्ययन 73वें संशोधन से पहले और बाद में, नगर पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण नेतृत्व, गुटबाजी, लोक सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे क्या हैं, रणनीतियां, बंधुआ मजदूरी, प्रवासी मजदूर, ग्रामीण समाज में बदलाव के रुझान क्या हैं, नगरीय समुदाय की विशेषताएं क्या होती हैं, नगरीय समुदाय में परिवर्तन क्या है और नगरीकरण के कारण क्या है और उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। इसी तरीके से देखिए नगर नियोजन की अवधारणा क्या है और नगरों के नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, भारत में नगरीय प्रबंधन को लेकर के क्या क्या समस्याएं हैं, ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र को पढ़ना है। चौथा जो यूनिट है जो औद्योगिकरण से जुड़ा हुआ है, वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ है, सामाजिक विकास को लेकर के है, जनसंख्या को लेकर है। जैसे कि भारत में औद्योगिकरण, सामाजिक परिवर्तन, परिवार, शिक्षा, स्तरीकरण, औद्योगिक समाज में वर्ग और वर्ग संघर्ष और इनके प्रभावों को समझना, वैश्वीकरण की चुनौतियां, समाजशास्त्र का भारतीकरण, शिक्षा का निजीकरण और सामाजिक संरचना, विकास, सुविधावाद, अवरोधक विकास और सामाजिक आर्थिक असमानताओं के बारे में पढ़ना। इसी तरीके से संस्कृति और विकास, संस्कृति के उत्तर आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण का प्रभाव, उसके साथ जनसंख्या वृद्धि, वितरण 1901 से वृद्धि कारण प्रभाव और कई सारी अवधारणाएं जैसे प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, रुग्णता, प्रवास, आयु और लिंग संरचना। काफी सारी देखिए चीजें यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बेसिस भी हैं, थ्योरी बेसिस भी हैं, कारण प्रभावकारी भी हैं। तो आपको क्योंकि क्वेश्चन भी वैसे ही पूछे जाने वाले हैं तो आपको यहाँ पर आपको पढ़ना है ऐसे। इकाई 5 किसके बारे में, इकाई 5 है देखिए मानव संसाधन के विकास को लेकर के और सामाजिक कल्याण की योजनाओं को लेकर के मूल रूप से, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,
विजन, सिद्धांत, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, जीवन पर्यंत सीखना, वयस्क शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, सामाजिक वर्गों उनके कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दे, नागरिक हो गए, वरिष्ठ नागरिक हो गए, बच्चे हो गए, महिलाएं हो गई, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हो गया, विकासात्मक परियोजनाओं से उत्पन्न विस्थापित समूह हो गए, बालिकाओं के शिक्षा से जुड़े मुद्दे हो गए। ऐसे ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विस्तार शिक्षा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका हो गई। मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, विश्वास, धर्म, नातेदारी, विवाह, धार्मिक विश्वास, परंपराएं, त्योहार और मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका पेपर 3। पेपर 3 जो होता है इकोनॉमी, साइंस, दो चीजें जो आपको पढ़ने हैं। तो पहला पेपर हो गया जहाँ पे आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी है। दूसरा पेपर जो हो गया समाजशास्त्र और राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ के जाना है, शासन व्यवस्था को पढ़ के जाना है। और तीसरा जो पेपर हो गया जहाँ पे आपको अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीकी इत्यादि के बारे में पढ़ के जाना है। अर्थव्यवस्था में भी देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू, कई सारी चीजें यहाँ पर आपको यूनिट 1 के अंतर्गत पढ़नी है, जिसमें अगर हम देखें भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, विकसित भारत 2047, कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र योगदान, राष्ट्रीय आय, प्रमुख फसलें, पैटर्न, उनसे संबंधित चुनौतियां, घटती उत्पादकता, किसान संकट, मौसम पर निर्भरता, कई सारी सरकारी जो पहल होती हैं, पीएम किसान और NMSA, विभिन्न योजनाएं, कृषि मूल्य नीति, विपणन, वित्त, मूल्यवर्धन, कृषि स्टार्टअप, कृषि प्रसंस्करण, भारत में औद्योगिक नीतियां, औद्योगिक विकास, विनिर्माण और अधोसंरचना, मेक इन इंडिया, अधोसंरचना परियोजनाएं, विदेशी मुद्रा, आय, आतिथ्य, पर्यटन, भारत में वस्तु एवं सेवाओं का मानकीकरण। इसके बाद इकाई 2 में देखें तो कराधान और नीति परिदृश्य से आपसे पूछा जाएगा, जैसे राजकोषीय नीति क्या होती है, लोक व्यय, आगम, कराधान, घाटा प्रबंधन, मौद्रिक नीति, भारत में वित्तीय समावेशन, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, नगद लेन देन, खाद्य सुरक्षा, लोक वितरण प्रणाली, गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय संतुलन, भारत का विदेशी मूल्य संरचना, दिशा, व्यापार, निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन, विदेशी पूंजी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की भूमिका, IMF, विश्व बैंक, ADB और WTO इत्यादि के बारे में यहाँ पर पढ़ना है डिटेल वे में। अर्थात आपको कॉन्सेप्ट भी समझने हैं, कारण प्रभाव प्रक्रिया जो अर्थव्यवस्था पढ़ती है उसको भी समझना है, जो संगठन इससे जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी पढ़ना है, समसामयिक घटनाक्रम, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वो भी पढ़नी है, योजनागत नीतियां और पॉलिसी भी यहाँ पर आपको पढ़नी है। इसके बाद अगर हम यूनिट 3 में देखें तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का यहाँ पे अवलोकन किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के यहाँ पे जो राज्य के घरेलू उत्पाद हैं, प्रति व्यक्ति आय है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम, प्रमुख फसलें, पैटर्न, जोत, खाद्य सुरक्षा, वितरण प्रणाली, भंडारण, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे विषय आपको पढ़ने हैं। औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, अधोसंरचना का विकास, MSME, पारंपरिक उद्योगों का विकास, ग्रामीण और शहरी यहाँ पे उद्योग, जनजातीय अर्थव्यवस्था, कृषि पद्धति, वनोपज, हस्तशिल्प, हाट बाजार, पर्यटन, व्यापार, निवेश प्रोत्साहन जैसे पहलू आपको मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में यहाँ पर पढ़ना है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में जो सामाजिक और आर्थिक विकास को लेकर के है, यूनिट 4 के अंतर्गत यहाँ बताया गया है कि जैसे कि आपको शिक्षा हो गई, कौशल विकास, स्वास्थ्य हो गया, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, नीतियां, वन जल खनिज को लेकर, वित्तीय सामाजिक समावेशन है, कल्याणकारी योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी का प्रभाव क्या है, उत्पादकता और रोजगार जो है, मानव संसाधन से जुड़े पहलू, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर के किए जाने वाले कार्य, राजस्व, व्यय, ऋण, राजकोषीय अनुशासन। और यूनिट 5 के अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मैथमेटिकल, स्टैटिकल, सांख्यिकी, डेटा प्रायिकता पढ़नी है, जैसे कि समक संकलन विधियां, मध्य माध्यिका, बहुलक गणना, व्याख्याएं, डेटा विश्लेषण के प्रकार, वर्णनात्मक बनाम अनुमानात्मक, प्रतिचयन विधियां, डेटा प्रस्तुति, तकनीकी, टेबल, चार्ट और ग्राफ, प्रायिकता, बुनियादी अवधारणा। इसके बाद आता है पेपर 3 में इकोनॉमी के बाद आपको अगला जो टॉपिक इसमें पढ़ना है वो है, आपको देखा जाए तो विज्ञान, तकनीकी और उससे जुड़े पहलू, जैसे कि सामान्य विज्ञान। देखिए इसमें आपको विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग जो यूनिट 1 के अंतर्गत पढ़नी है, ठीक है, जैसे कि मूलतः बायोलॉजिकल चीजें आपको इसमें ज्यादा पढ़नी है, सूक्ष्म जीव, जैविक कृषि, कोशिका प्रकार, विभाजन कार्य, जंतुओं का वर्गीकरण, विभिन्न पौधे चाहे पशु हों या मनुष्य, उसमें पोषण, संतुलित आहार, विटामिन, रोग, हार्मोन, मानव शरीर के अंग, संरचना और कार्य प्रणाली हो गई, जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, उद्योग, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में इनका उपयोग हो गया, इथनोबायोलॉजी को पढ़ना है,
प्राचीन समय में आर्यभट्ट, वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम द्वितीय के द्वारा खगोल शास्त्र में जो योगदान दिया गया है। प्राचीन आधुनिक भारतीय वेधशालाओं से संबंधित जानकारी, बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट, ट्रिप्स से संबंधित पहलू। इसके बाद यूनिट 2 जो है, यहाँ पर हम देखें कंप्यूटर विज्ञान, गणितीय विज्ञान, थोड़ा सा जानकारी, जैसे कि कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग। कंप्यूटर की भाषाओं, सामान्य ज्ञान, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, असेंबल, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आधारभूत ज्ञान, क्लाउड कंप्यूटिंग, विभिन्न उपयोगी पोर्टल, वेबसाइट्स इत्यादि के बारे में पता होना चाहिए, कंप्यूटर रिलेटेड जानकारी होना। गणितीय विज्ञान में आपसे देखा जाए तो संख्याएं, इकाई मापन, विधियां, समीकरण, गुणनखंड, लाभ हानि प्रतिशत, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, ज्यामिति, आकृतियां, क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे इसमें पूछा जाएगा। वहीं यूनिट 3 को अगर हम देखें तो यहाँ पर आयुष विज्ञान को लेकर के, जिसमें आपको देखें तो आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिग्पा, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियां, यानी अलग अलग प्रकार की चिकित्सा पद्धति पढ़नी है। वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पॉलिसी 2030, आयुर्वेद में त्रिदोष पंचमहाभूत, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, दिनचर्या, ऋतुचर्या, पंचकर्म, प्रारंभिक जानकारी, ये सब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। जैविक घड़ी क्या होती है, केंद्र, राज्य, जिला, ग्राम स्तर, आयुष सहित स्वास्थ्य प्रशासन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और इससे आयुर्वेद का क्षेत्र आपको पढ़ना है। योग में देखा जाए पंचकोश सिद्धांत, अष्टांग योग, खटकर मुद्रा की प्रारंभिक जानकारी, प्राकृतिक चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, धूप सेवन, जल चिकित्सा, चिकित्सीय प्रभाव इत्यादि पढ़ना है। और 16 संस्कारों के बारे में नामकरण, निष्क्रमण, कर्णवेद, सामान्य ज्ञान और इनका वैज्ञानिक महत्व यहाँ पर पढ़ना है। इकाई 4 को देखते हैं। इकाई 4 में क्या क्या है, इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के सरकारी जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो पढ़ना है, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य सुरक्षा, बीमारियां, कुष्ठ, एड्स, अंधत्व, पोलियो, राष्ट्रीय क्षय निवारण कार्यक्रम, वेक्टर जनित रोग कार्यक्रम, प्रजनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, सार्वभौमिक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर, विभिन्न बायोमार्कर, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी के सामान्य स्तर की जानकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सिद्धांत तत्व, स्वास्थ्य देखभाल का स्तर, उपकेंद्र, ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की संरचना और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण चिकित्सालय के स्तर इत्यादि के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। इकाई 5 को अगर हम देखें तो भारतीय परंपरा की संस्कृति और पर्यावरण की यहाँ पे अवधारणा, जनपदों, ध्वंस, वायु, जल, देश काल की विकृतियां जो हैं किस तरीके से कैसे कैसे डेवलप हुई हैं, मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही यहाँ पर इसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी पढ़ के जाना है। विविधता और विलुप्त प्रजातियां जो हैं, पर्यावरण संबंधित समस्याएं, चुनौतियां, पर्यावरण क्षरण के कारण प्रभाव, पर्यावरणीय शिक्षा, सार्वजनिक जन जागरूकता कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित, तो ये भी यहाँ पर आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा पर्यावरण अनुकूलन, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण, संवैधानिक प्रावधान, पर्यावरण के संरक्षण नीतियां, नियामक ढांचा, पर्यावरण संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश की जनजातियां, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान, जल सुरक्षा, जल संरक्षण के किए गए विभिन्न कारण, प्रभाव, उपायों के बारे में भी आपको इस इकाई में पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको पेपर 3 हो गया। इसके बाद आता है पेपर 4। पेपर 4 में भी देखा जाए आपको यहाँ पर 2 अलग अलग यहाँ पर आपको देखा जाए आपको पार्ट दिए गए हैं। जहाँ खंड आ को अगर हम देखें तो इसमें आपको दर्शन, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन पढ़ना है। तो एक खंड बा में देखा जाए तो उद्यमिता, प्रशासन, प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। पहले देखते हैं खंड आ के बारे में। इसमें यहाँ पे देखिए भारतीय खंड दर्शन, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आचार्य, शंकर, चवार्क, भर्तृहरि, गुरु नानक, कबीर, तुलसी, रविदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, देवी अहिल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, स्वामी महर्षि अरविंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भीमराव अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यानी कि विभिन्न प्रकार के विचारकों को पढ़ना है। उसके बाद इकाई 2 में देखें तो राष्ट्र की अवधारणा, शक्ति, घटक, राष्ट्रीय सुरक्षा, हित, चरित्र, राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन, सशस्त्र सैन्य बल, अंग प्रकार, गुप्तचर एजेंसियां, मूल नैतिक अवधारणाएं, शुभ, सद्गुण, अहिंसा और उत्तरदायित्व, भागवत गीता का नीतिशास्त्र, प्रशासन पर प्रभाव।
इसके बाद मानवीय व्यवहार एवं मनोचिकित्सा, इसमें हम देखें तो मनोवृत्ति पूछी जाएगी। विषय वस्तु तत्व प्रकार, मनोवृत्ति का निर्माण, परिवर्तन, प्रबोधक, संप्रेषण, पूर्वाग्रह, भेदभाव, भारतीय दर्शन में रूढ़िवादिता। अभिक्षमता को देखें। अभिक्षमता लोक सेवा में आधारभूत मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, असमर्थतावादी, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, समानुभूति, सहिष्णुता, कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना। इसके बाद सांवेगिक बुद्धि, संप्रत्यय, शासन प्रशासन की उपयोगिता, अनुप्रयोग, और व्यक्तिगत भिन्नताएं, कारक सिद्धांत, व्यवहार भिन्नताएं भी आपको इसमें पूछी जाती हैं। इसी तरीके से मनोविकार और मनोचिकित्सा को लेकर भी इसमें जानकारी है, जैसे कि अवसाद, सामाजिक दुश्चिंतता, मनोविकार, सिजोफ्रेनिया, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा, व्यवहार, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, सामाजिक दुर्भीति, दुध्रुवी मनोविकार, तर्कसंगत भावनात्मक व्यवहार, पारिवारिक चिकित्सा, सकारात्मक चिकित्सा, ये सारी चीजें भी आपको इसमें पढ़ के जानी है। इसके बाद लोक प्रशासन के नैतिक मूल्य, जो कि इकाई 4 में आपको पढ़ने हैं, और इकाई 5 यहाँ पे देखा है आपको केस स्टडी रहेगी। इकाई 4 के अंतर्गत अगर हम देखें, मानवीय आवश्यकताएं, अभिप्रेरणा, मानव व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व, कर्तव्य परायणता, मूल्य बोध, जीवन मूल्य, संवेदनशीलता, टेक्नोलॉजी, नैतिक मूल्य। लोक प्रशासन में नैतिक जो सद्गुण होते हैं, ठीक है, जैसे कि सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, नैतिक और नैतिक तर्क, नैतिक दुविधा, नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, लोक सेवकों के आचरण संहिता, शासन में उच्च मूल्य इत्यादि के बारे में। भ्रष्टाचार के बारे में आपको पढ़ के जाना है, जिसमें भ्रष्टाचार के प्रकार, कारण, प्रभाव, अल्पमत करने के उपाय, समाज, सूचना तंत्र, परिवार, विसल ब्लोअर की भूमिका, ट्रांसपेरेंसी, राष्ट्रसंघ, लोकायुक्त इत्यादि के बारे में। और फिर आपको केस स्टडी भी यहाँ पर उसी से रिलेटेड आपको डिस्कस करनी है। इसके बाद आता है खंड चतुर्थ प्रश्न पत्र के खंड बाद जो है उसमें हम उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास और केस स्टडी यहाँ पर भी आपसे पूछी जाएगी। इसका जो इकाई 1 है, इसमें उद्यमिता से संबंधित यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को आपको ज़्यादा पढ़ के जाना है, जैसे कि उद्यमिता की अवधारणा, महत्व, लक्षण, सिद्धांत, विशेषताएं, नवाचार, उद्यमिता की प्रक्रिया, सृजनशीलता, विचार सृजन, अनुवीक्षण, व्यवसाय, नए उद्यम प्रबंधन के मुख्य मुद्दे, वैधानिक आवश्यकताएं, महिला उद्यमियों के आने वाली चुनौतियां, और भारत में उद्यमिता के विकास, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले कार्य क्या क्या हैं, क्या क्या किया जा सकता है, कौन कौन से संस्थान हैं। इकाई 2 के अंतर्गत आपको व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ना है, जैसे कि प्रबंध की अवधारणा, महत्व, क्षेत्र, प्रबंध प्रशासन, क्रय सामग्री प्रबंधन, प्रबंध प्रक्रिया, संसाधन प्रबंधन, प्रबंध के कार्य, नियोजन, संगठन निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय, निर्णय, अभिप्रेरणा, नेतृत्व एवं संचार, समय प्रबंधन, संगठन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और नेटवर्किंग। प्रशासन व प्रबंधन को अगर हम लेकर देखें, इकाई 3 इसमें दी हुई है, जिसमें हम लोक प्रशासन में प्रबंध के महत्वपूर्ण आयाम, मानव संसाधन प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, लोक प्रशासन में उनका कार्य क्षेत्र, महत्व, लोक कार्य के क्षेत्र में तनाव प्रबंधन, विवाद प्रबंधन की तकनीकें, बहुलता, अनेकता, प्रबंध प्रशासन, जन प्रबंधन के अवसर, चुनौतियां और आपदा प्रबंधन, ये सारे प्रबंधन के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद यूनिट जो 4 है, इसमें समग्र व्यक्तित्व विकास के बारे में पढ़ना है कि समग्र व्यक्तित्व, राष्ट्रीय विकास, व्यक्तित्व विकास, विभिन्न घटक, अवधारणाएं, सफलता को प्राप्त करने में बाधाएं और उसके जिम्मेदार कारक, असफलता से सीखना, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रभावी रणनीतियां, उनको क्रियान्वित करने के लिए क्या करना है, और कई अन्य सारे जुड़े हुए मुद्दे, जैसे कि नागरिक बोध, संस्था के प्रति निष्ठा, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, यातायात प्रबंधन, नशाखोरी की प्रवृत्ति, खाद्य पदार्थों में मिलावट, नाइट कल्चर, मूल्य आधारित जीवन, विधिक जागरूकता, और उन्हीं से जुड़े हुए आपको केस स्टडी भी यहाँ पर आपको करनी है। तो इस तरीके से ओवरऑल ये हो गया आपका पेपर 4। इसके बाद आता है आपका पेपर 5, जो कि सामान्य हिंदी और व्याकरण को लेकर के आपसे पूछा जाएगा। इसमें देखिए आपको बहुत कुछ यहाँ पर हिंदी के अंतर्गत यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हाँ, लेकिन यहाँ पे जो आपको चीजें आपसे पूछी जाएंगी वो क्या क्या है वो भी देख लीजिए। इसमें देखिए आपकी लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत पूछे जाएंगे, जो यहाँ पर आपको देखें तो 25 क्वेश्चन होंगे, 3-3 अंकों के, 75 अंक का होगा। रस और के प्रकार, छंद, दोहा, सोरठा, चौपाई आपको पता होनी चाहिए। इसमें यहाँ पर देखिए 5-5 क्वेश्चन दोनों से आएंगे और सभी यहाँ पर टोटल मिला के 10 नंबर का पूछा जाएगा। 5 आपको क्वेश्चन रस, 5 क्वेश्चन आपके छंद से होंगे। अनुवाद करना होगा हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। प्रशासनिक मानक शब्दों के अर्थ पूछे जाएंगे, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, 5-5 शब्द। यहाँ पर भी देखिए
तो यहाँ पर आपको हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेज हिंदी अनुवाद 15-15 अंकों के, और प्रशासनिक मानक शब्दों का अर्थ जो होंगे 5-5 नंबर इनसे यानी कि 10 इसके पूछे जाएंगे। टोटल 30 + 40 अंक यहाँ पर आपको इससे होंगे। इसके बाद संधि एवं समास, मुहावरे एवं कहावतें आपको देखा जाए 5-5 क्वेश्चन 10 नंबर यानी टोटल 20 नंबर पूछा जाएगा। और इसके बाद 20 नंबर आपके पूछे जाएंगे प्रारंभिक व्याकरण शब्दावली, जैसे विराम चिन्ह, शब्द शक्तियां, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी शोधन, वाक् रचना और शब्दार्थ। यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर यानी कि 10 क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा। इसके बाद पल्लवन। पल्लवन का मतलब होता है कि आपको पैराग्राफ में रेखांकित दी गई पंक्तियों का भाव बताना, और ये पूछा जाएगा 5 नंबर का। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां मालवी, निमाड़ी, बघेली, बुंदेली, सबसे 3-3 नंबर 12 अंकों का। और अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, ये 18 अंकों का। टोटल अंक यहाँ पे 200 नंबर का ये पेपर हो जाएगा। उसके बाद आता है छठा पेपर, जो कि आपका हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन को लेकर होगा, और इसमें हम देख लेते हैं इसका भी सिलेबस। देखिए, प्रथम जो निबंध है जो कि आपको 1000 शब्दों में लिखना है, और इसके अंतर्गत जैसे कि आपके जो विषय रखे जाएंगे जिससे पूछा जाएगा निबंध आएगा, भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा, विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, अंतरिक्ष भारत के बढ़ते कदम, मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास, पर्यावरण विज्ञान, धर्म, विश्व, ग्राम संकल्पना, शिक्षा में गुणवत्ता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, परंपरागत कौशल आधारित व्यवसाय, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परंपरागत खेल, सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता, संस्कृत, धार्मिक, संस्कृत, पर्यटन, युवा नीति, योग, स्वास्थ्य, ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, नेतृत्व विकास, सुशासन, नौकरशाही, लोकतंत्र, सिविल सेवाओं, भूमिका, जनजातीय विकास, स्वदेशी भाषा, राष्ट्रीयता के विभिन्न मुद्दे, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, सामुदायिक जीवन, सामाजिक सरोकार, नवीनीकरण, ऊर्जा, सतत विकास लक्ष्य, मादक पदार्थ, ग्राहक जागरूकता, समावेशी विकास, इनसे रिलेटेड ही आपको यहाँ पर दिखा है सर। इसी तरीके से घरेलू हिंसा, बाह्य आंतरिक सुरक्षा, व्यवसायगत सरलता, सोशल मीडिया का मानव जीवन प्रभाव, गौरवशाली भारतीय इतिहास, वसुधैव कुटुंबकम, मानव जीवन संस्कार, जीवन मूल्य, वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी। एक इनमें से इन्हीं टॉपिक्स में से एक यहाँ पे आपको जो भी पूछा जाएगा, किन्हीं भी टॉपिक से आ सकता है निबंध एक, जो कि 1000 शब्दों में लिखना है। दूसरा निबंध जो होगा करंट अफेयर से रिलेटेड आएगा, समसामयिक घटनाओं से रिलेटेड होगा, समस्या निदान आधारित, जो कि 500 शब्दों में यहाँ पे लिखना है। प्रारूप लेखन जो होगा, इसमें शासकीय और अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, स्मरण पत्र लिखना है, जो 250 शब्दों का होगा। और प्रतिवेदन एक, जो रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है, अधिसूचना है, नोटिफिकेशन, ज्ञापन है, टिप्पणी है, ये भी 250 शब्दों में लिखना है। और इस तरीके से यहाँ पर ये आपका एक पेपर होगा जो कि 100 अंकों का होगा। और उसके बाद फाइनली यहाँ पर आपको फिर आपका एक साक्षात्कार होगा 185 अंकों का। और इस तरीके से ये आपका पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सारा क्राइटेरिया है। मेंस आप क्वालिफाई करोगे तो वहाँ पर आपको 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो कि पोस्ट के हिसाब से होगा। जितनी भी पोस्ट आएंगे उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आप सभी का इंटरव्यू होने के पश्चात फाइनल यहाँ पर एक मेरिट बनती है। मेरिट में इंटरव्यू में जितने लोग आए थे उन्हीं लोगों का मेंस का नंबर और इंटरव्यू का नंबर जोड़ा जाता है, और उसमें से फिर आपको जितनी भी पोस्ट होती है उनको 1 से लेकर के उतनी पोस्ट तक के लोगों को कट ऑफ के तहत उनका फाइनल एक लिस्ट नाम आ जाता है। अब आपको जो पढ़ना है वो इसी सिलेबस को कवर करना है, इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। अगर आपको पता है कि मुझे कहाँ से कितना क्वेश्चन आना है, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो कितना आसान हो जाता है किसी चीज़ को पढ़ना, समझना, कवर करना। उसके पढ़ने की रणनीति आप यहाँ पे तय कर सकते हैं। और इसी चीज़ को लेकर हम आने वाले वीडियोस में लगातार आपको गाइड करते रहेंगे। कुछ ऐसे ही एग्जाम से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में डिस्कस करते रहेंगे, रणनीतिगत से लेकर, टॉपिक से लेकर, उसके कॉन्सेप्चुअल से लेकर, करंट अफेयर से लेकर के, राज्य विशेष से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषयगत, यहाँ पर इतिहास, भूगोल, समाज, जो भी चीज़ें आपके सिलेबस का हिस्सा है उन चीज़ों को लेकर इनको कैसे कवर करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आपको अपनी तैयारी बनाए रखनी है। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और इस चीज़ों को यहाँ पर आप तैयारी करते रहें। MPPSC एग्ज़ाम की सफलता के लिए, उसको क्रैक करने के लिए हम हर संभव प्रयास आपके साथ करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।